हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो हमारा आज का जो वीडियो है वो फोकस्ड है आपके फिजिक्स फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर पीटीयू बीटेक वाले बच्चों के लिए है ये वीडियो। हम कर रहे थे हमारा यूनिट 1 एलिमेंट्स ऑफ क्रिस्टलोग्राफी। ठीक है, आज हम उस यूनिट का पार्ट नंबर 4 करने जा रहे हैं। इससे पहले जो पार्ट 1 2 एंड 3 हैं वो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, और वो काफ़ी आई थिंक 6 मंथ्स पहले अपलोड किए गए थे, लेकिन अब मैं इसको कंटिन्यू करने जा रही हूँ। सो आज हम डायरेक्टली जो है बात करेंगे बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड पर। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं। सबसे पहले है हमारे पास बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स। सिंपली इसमें क्या है, बैंड थ्योरी एक ऐसी चीज़ है जिसमें कि हम हमारे जो मेटल्स हैं या हमारे जो कंडक्टर्स हैं, ठीक है, और हमारे इंसुलेटर्स हैं, उनके अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंड्स को देखते हैं। उन बैंड्स को हम एनालाइज करते हैं कि उसमें कौन कौन सी एनर्जी है, कितने टाइप की है, मतलब उसमें क्या गैप रहने वाला है, और इसमें से इलेक्ट्रॉन्स का कैसे विदड्रॉ होता है, ठीक है, या उसमें इलेक्ट्रॉन्स कैसे आते हैं जाते हैं। ठीक है, सो देखते हैं बैंड थ्योरी क्या कहती है। दिस थ्योरी एक्सप्लेन्स द क्वांटम स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड मेटल सॉलिड। ये थ्योरी हमें बताती है कि हमारे इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटम स्टेट, मतलब कि बहुत हमारे कह सकते हैं माइक्रो लेवल पर क्या है, वो कैसे एक्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स कैसे एक्ट करते हैं बहुत माइक्रो लेवल पर, क्वांटम लेवल पर। ठीक है, किसी भी मेटल सॉलिड के अंदर। ठीक है, एवरी मॉलिक्यूल कंप्राइजेज वेरियस डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स। इसमें अलग अलग टाइप के, डिस्क्रीट का मतलब है डिफरेंट डिफरेंट, ठीक है, एनर्जी के लेवल्स होते हैं। और उसी में जो है मतलब कि हमारा सॉलिड जो है वो कंप्राइज करता है कितने ही इलेक्ट्रॉन्स के साथ, तो हम उनके एनर्जी के लेवल को देखते हैं कि कैसे कैसे एनर्जी का एक्सचेंज होता है, तो इलेक्ट्रॉन्स हमारे जो हैं कैसे एक्ट करते हैं। ठीक है, सो दिस थ्योरी हेल्प्स टू विजुअलाइज द डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। ये जो थ्योरी है हमें हेल्प करती है, किस चीज़ में हेल्प करती है, कि हम विजुअलाइज कर पाएँ डिफरेंस, कंडक्टर्स में क्या डिफरेंस है, सेमीकंडक्टर्स में क्या डिफरेंस है और इंसुलेटर्स में क्या डिफरेंस है, बाय प्लॉटिंग अवेलेबल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द मटेरियल। किस तरीके से हम ये सब कर सकते हैं कि हमारे पास जो अवेलेबल एनर्जी है उसको हम कहीं ना कहीं प्लॉट कर दें। ठीक है, सो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है सॉलिड्स में बैंड का डिस्ट्रीब्यूशन, कि सॉलिड में बैंड डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। ये चीज़ आपने पहले शायद फिजिक्स में देखी भी हो +2 में, जो आपका सेमीकंडक्टर वाला चैप्टर था उसमें ये बात था वैसे तो। ठीक है, लेकिन फिर से आप देख सकते हैं, एक होता है हमारा वैलेंस बैंड, एक होता है हमारा कंडक्शन बैंड, और इन दोनों में जो डिफरेंस होता है हम उसको कहते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप। ठीक है, ये सॉलिड्स का दिखाया गया है, इसमें क्या है, वैलेंस बैंड भी कम है, कंडक्शन बैंड भी कम है, लेकिन जो डिफरेंस है फॉरबिडन एनर्जी गैप का वो काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इनकी डेफिनेशन, वैलेंस बैंड क्या होता है। द एनर्जी बैंड दैट कंसिस्ट ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर नोन एज वैलेंस बैंड। वो वाला एनर्जी बैंड जो कि क्या करता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को कंसिस्ट करता है, उसे हम वैलेंस बैंड कहते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स तो आपको पता ही होंगे, हमारे किसी भी एटम में जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि बहुत ईजिली रिमूवेबल होते हैं, ठीक है, उनको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, और वो वाले बैंड को हम वैलेंस बैंड कहते हैं। ठीक है, and the valence band is present below and the valence band is present below the conduction band, and the electrons of these bands are loosely bound to the nucleus of the atom। वही बात जो मैंने आपको कही कि जो हमारा वैलेंस बैंड होता है उसमें क्या है, जो मान लीजिए यहाँ पर मेरे पास एक कोई भी एटम है, ठीक है, इसमें ऐसे करके ये बैंड्स है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स है मेरे पास 2 3। जैसे कि हमारे पास कोई एटम होता है, ठीक है, तो हमारे पास ऐसे शेल्स बने होते हैं KLMN। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, हमारे मान लीजिए फर्स्ट शेल में है 2 इलेक्ट्रॉन्स, उसके बाद सेकंड शेल में भी हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो मैं क्या करूँगी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मेरे पास कितने हैं, 2 सिर्फ। ठीक है, और इसमें ये वाले बैंड में होने कितने चाहिए, 8। ठीक है, तो इस टाइप से हम देख सकते हैं कि वैलेंस बैंड क्या होता है। देन है हमारे पास कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड क्या होता है, द एनर्जी बैंड दैट एग्जिस्ट 3 इलेक्ट्रॉन्स इन एनर्जी लेवल इज नोन एज कंडक्शन बैंड।
यहाँ पर 3 नहीं आएगा, यहाँ पर फ्री आएगा, एफ कर लीजिए यहाँ पर, ठीक है। द एनर्जी बैंड दैट एग्जिस्ट फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन एनर्जी लेवल इज नोन एज कंडक्शन बैंड, मतलब कि जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कंडक्शन बैंड की तरफ चले जाएंगे, ठीक है, उसको हम कंडक्शन बैंड कहते हैं। तभी फ्री इलेक्ट्रॉन्स की प्रेजेंस की वजह से ही ये जो है कंडक्टिविटी शो करेगा, ठीक है। देन है हमारे पास फॉरबिडन एनर्जी गैप। ये क्या होता है? द गैप बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड इज नोन एज फॉरबिडन एनर्जी बैंड या गैप, ठीक है। तो पहले हमारे अपर मोस्ट में होता है कंडक्शन बैंड, फिर सेंटर में होता है फॉरबिडन एनर्जी गैप और नीचे होता है वैलेंस बैंड। सब में ऐसा ही होता है, ठीक है। कंडक्शन बैंड में क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और वैलेंस बैंड में क्या है? जो लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो होते हैं, जो कि हमारे वैलेंस शेल में होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमें शो किया गया है कंडक्टर्स का। कंडक्टर जनरली यहाँ पर मेटल्स ही हैं, ठीक है। तो कंडक्टर्स में क्या दिखा रहे हैं कि जो वैलेंस बैंड है वो फुली फिल्ड है। वैलेंस बैंड है जो वो फुली फिल्ड है, और इसमें नो फॉरबिडन एनर्जी गैप, इसमें कोई भी एनर्जी गैप नहीं है। देन इसका जो कंडक्शन बैंड है वो फुली, मतलब उसमें क्या है, वो फ्री है, मतलब उसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन शो नहीं किए गए। देन अगर हम देखें इन इंसुलेटर्स, इंसुलेटर्स में क्या है? ये है हमारे पास वैलेंस बैंड, ठीक है। ये है हमारे पास लार्ज फॉरबिडन एनर्जी गैप, ठीक है। और ये है हमारे पास कंडक्शन बैंड, ठीक है। जैसे यहाँ पर है नो फॉरबिडन एनर्जी गैप, अगर एनर्जी गैप होगा ही नहीं तो क्या होगा? जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वैलेंस बैंड से, वो क्या करेंगे? टेंड करेंगे कि हम क्या करें? फ्री इलेक्ट्रॉन्स टेंड करेंगे कि हम कंडक्शन बैंड की तरफ जाएं। जब हम बात करें इंसुलेटर्स की, इंसुलेटर्स में क्या है? जो है काफ़ी ज़्यादा फॉरबिडन एनर्जी गैप है। तो क्या है? इतने ज़्यादा वे जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ट्रैवल नहीं कर पाएंगे कंडक्शन बैंड तक, और इसकी कंडक्टिविटी कम होगी। लेकिन हमारे जो कंडक्टर्स हैं उसमें क्या है? मैक्सिमम जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या करेंगे? कंडक्शन बैंड की तरफ जो है जा सकते हैं, इसीलिए वो क्या करेंगे? कंडक्टिविटी उनकी हाई होगी। और इंसुलेटर्स, जैसे कि आपको पता है इंसुलेटर्स की कंडक्टिविटी लो होती है। कंडक्टर्स कैसे हो सकते हैं? जैसे कोई भी टाइप का मेटल हो सकता है, ठीक है, कॉपर हो सकता है, सिल्वर हो सकता है, आयरन हो सकता है, ठीक है। ऐसे टाइप की चीज़ों को हम कंडक्टर कहते हैं। और इंसुलेटर सोर्स कौन से होते हैं? जैसे वुड, प्लास्टिक, ठीक है, ऐसी चीज़ें जो कि कंडक्टिविटी को नहीं लेती, उनमें क्या है? फॉरबिडन एनर्जी गैप जो होगा लार्ज होगा। लेकिन जो चीज़ें हमारे इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करती हैं उसमें नो फॉरबिडन एनर्जी गैप, नो और निग्लिजिबल, ठीक है, निग्लिजिबल हो सकता है। देन अब हम देखते हैं सेमीकंडक्टर। अब आपको वैसे तो जनरली पता ही होगा सेमीकंडक्टर क्या होते हैं। मिक्सचर होते हैं हमारे कंडक्टर्स के एंड इंसुलेटर्स की। Semiconductors are mixtures of conductors and insulators, और यू कुड से कंडक्टर्स इंसुलेटर्स के एक तो मिक्सचर है। यहाँ पे ऐसा कह सकते हैं कि सेमीकंडक्टर एक्ट एज कंडक्टर्स इन सम सिचुएशंस, और सेमीकंडक्टर एक्ट एज इंसुलेटर्स इन सम सिचुएशंस, ठीक है। जब सेमीकंडक्टर्स हाई टेम्परेचर पर होते हैं तो वो कंडक्टर्स की तरह एक्ट करते हैं, और जब सेमीकंडक्टर्स रूम टेम्परेचर पर होते हैं तब वो इंसुलेटर्स की तरह बिहेव करते हैं 0 केल्विन पर, ठीक है। तो इसका अगर हम फॉरबिडन एनर्जी गैप देखें तो वो मॉडरेट है, ना बहुत ज़्यादा है ना बहुत कम है। अगर बहुत कम हो जाएगा तो वो कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा, अगर बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो वो इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा। इसलिए इसका जो एनर्जी फॉरबिडन एनर्जी गैप है वो मॉडरेट है, ठीक है, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम। अब हम देख लेते हैं कंडक्टर्स। वैसे तो आपको कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर का थोड़ा थोड़ा जो है नॉलेज पहले से भी है, लेकिन एक क्विक रिव्यू कर लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं कंडक्टर्स होते क्या है। मेटल्स आर जनरली कंडक्टर्स, ठीक है। देयर इज नो बैंड गैप बिटवीन देयर वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। नो या निग्लिजिबल गैप होता है इसमें वैलेंस बैंड में और कंडक्शन बैंड में, ये तो मैंने बता ही दिया। सिंस दे ओवरलैप देयर इज अ कंटिन्यूस एबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दीज क्लोज्ड स्पेस ऑर्बिटल्स।
क्योंकि इसका जो कंडक्शन बैंड है और वैलेंस बैंड है वो ओवरलैप कर जाता है, इसलिए उसमें कोई भी फॉरबिडन एनर्जी गैप नहीं होता और इसमें एक कंटिन्यूअस जो कह सकते हैं आप एबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू टेंड टू मूव टुवर्ड्स कंडक्शन बैंड रहती है, कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है वैलेंस बैंड के वो क्या करते हैं, जंप कर देते हैं टुवर्ड्स द कंडक्शन बैंड। ठीक है, इसके एग्जांपल्स आप मेटल्स ले सकते हैं, सिल्वर, कॉपर। ठीक है, एग्जांपल्स कैन बी कॉपर, सिल्वर, मेटल्स। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इंसुलेटर्स क्या होते हैं। इन इंसुलेटर्स द बैंड गैप बिटवीन वैलेंस बैंड एंड conduction band is so large so the electrons cannot make the energy jump from valence band to conduction band। अब जो है यहाँ पर एनर्जी का इतना ज़्यादा डिफरेंस है कि इलेक्ट्रॉन्स के पास खुद के पास इतनी एनर्जी है ही नहीं कि वो जंप करके जाएं फ्रॉम द वैलेंस बैंड टू द कंडक्शन बैंड। लेकिन कंडक्टर्स में क्या था, उनके पास इतनी एनर्जी थी कि वो क्या कर सकते थे, किसी लोअर लेवल से लोअर एनर्जी लेवल जैसे कि वैलेंस बैंड से जंप करके कंडक्शन बैंड तक जा सकते थे। ठीक है, तो इंसुलेटर्स में इसीलिए हाई लार्ज जो है फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है। नाउ लेट्स सी व्हाट इज कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स। Semiconductors have a small energy gap between the valence band and the conduction band। सेमीकंडक्टर्स में क्या है, मॉडरेट या स्मॉल एनर्जी गैप होता है वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में। इलेक्ट्रॉन्स कैन मेक द जंप अप टू द कंडक्शन बैंड बट नॉट विद द सेम एज दे डू इन कंडक्टर्स। जो इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे सेमीकंडक्टर में वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड तक जंप कर सकते हैं, लेकिन उस लेवल का जंप नहीं कर सकते जैसा कि हम देखते हैं कंडक्टर्स में। ठीक है, तो वैसे भी ये मैंने आपको बातें बताई दी हैं। ठीक है, तो नोट्स में आप यहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि है आपका कंटिन्यूअस एंड कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे। कंटिन्यूअस एंड कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे। ठीक है, ये देखते हैं। हाँ, ये एक पूरा टाइप का आपका जो है एक कह सकते हैं सर्किट को शो किया गया है इसमें। ठीक है, सबसे पहले है हमारे पास, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हमने क्या किया है, एक एक्सटर्नल मतलब ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज दी है V नाम की। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये एक रेजिस्टर लगा हुआ है। ठीक है, और इस साइड को हम कैथोड मान के चल रहे हैं, इस साइड को हम एनोड मान के चल रहे हैं। यहाँ पर एक V0 नाम की एक और वोल्टेज है। ठीक है, देन क्या है, ये हमारे पास है एक एक्सरे इमिटर। ये जो चीज़ बनाई हुई है ये है हमारे पास एक्सरे का इमिटर, यानी कि ये एक्सरेज को बाहर छोड़ता है। ठीक है, एक्सरे इमिटर इमिट करता है। ठीक है, और इसके अंदर क्या है, ये यहाँ पर टंगस्टन की वायर लगी हुई है, ये इसने एक्सरे इमिट की। ये इतनी सारी एक्सरे क्या हुई, जाकर रजिस्टर के ऊपर स्ट्राइक की, कुछ जो है वापस चली गई, जिससे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ और यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स गेन होने लग गए। ठीक है, तो देख लेते हैं इसमें और क्या लिखा हुआ है। इसकी वेवलेंथ क्या है, 10⁻⁻8 या 10⁻11 मीटर इसकी वेवलेंथ है, ये एक्सरेज की। एक्सरे, क्योंकि हम एक्सरे की बात कर रहे हैं ना। अब हम देखते हैं इसके नीचे क्या है। When fast moving electrons are made to fall on the target of high atomic number, X-rays are produced। जब हम क्या करवाते हैं, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स को फॉल करवाते हैं किसी भी हाई एटॉमिक नंबर वाले सिस्टम के ऊपर, तो क्या होता है, वहाँ पर एक्सरेज प्रोड्यूस होती हैं। ठीक है, ये एक टाइप की एक्सरेज जो हैं शो की गई हैं। ये इस टाइप का ग्राफ है जहाँ पर जो लैम्डा होता है ये हमेशा वेवलेंथ को जो है शो करता है। यहाँ पर है हमारा लैम्डा मिनिमम और यहाँ पर है हमारा लैम्डा मैक्सिमम। ये वाली लाइन आपने नहीं बनानी। ठीक है, तो ये एक ग्राफ है जहाँ पर एक साइड पर हमारे इंटेंसिटी शो की गई है एक्स रेज की और एक साइड पर हमें वेवलेंथ शो की गई है। ठीक है,
और ये यहाँ पर जो ये छोटे-छोटे से आउटग्रोथ्स बनाए गए हैं ना, के अल्फ़ा, के बीटा, के लैम्डा, एल अल्फ़ा, एल बीटा, एल लैम्डा, एम अल्फ़ा, एम बीटा, ये क्या है, सारी कैरेक्टरिस्टिक एक्स-रेज़ हैं, ठीक है? ये सभी कैरेक्टरिस्टिक्स एक्स-रेज़ हैं, ठीक है? देन है हमारे पास कि हम एक्स-रे को किन टाइप्स में बाँट सकते हैं, वही जो हमारे कंटेक्स्ट में है ही, कंटीन्यूअस एक्स-रे स्पेक्ट्रम और कैरेक्टरिस्टिक एक्स-रे स्पेक्ट्रम। तो एक बार ये देख लेते हैं। अब कंटीन्यूअस एक्स-रे स्पेक्ट्रम क्या होता है? Continuous X-rays are produced then any electrically charged particle of sufficient kinetic energy rapidly decelerates the continuous spectrum results from the rapid deceleration of electron hitting the target. क्या कह रहे हैं कि कंटिन्यूस एक्सरेज का स्पेक्ट्रम कब प्रोड्यूस होता है? जब कोई भी इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल जिसको हमने खुद से काइनेटिक एनर्जी दी है, काइनेटिक एनर्जी वो होती है जो किसी मूविंग पार्टिकल की एनर्जी होती है, ठीक है? कोई भी इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल क्या कर कंटिन्यूस एक्सरे को तब प्रोड्यूस करवाता है जब हमने उसे कोई सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी दी है, जिसके साथ क्या कर रहा है, वो बार बार रैपिडली डीएसेलरेट कर रहा है। तो इससे क्या होता है, डीएसेलरेशन की वजह से इलेक्ट्रॉन जो है वो उस टारगेट को हिट करता है, यानी कि जैसे कि यहाँ पर था इमेज में, यहाँ देखिए आप, ये है हमारा जो कंटिन्यूस एक्सरे यहाँ से प्रोड्यूस होंगी, ठीक है? ये क्या हुआ, रैपिडली इसने क्या किया, किसी काइनेटिक एनर्जी से जो है इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन मूव करने की वजह से जब वो डीएसेलरेट करता है तो वहाँ पर कंटिन्यूस एक्सरे का स्पेक्ट्रम जो है देखने को मिलता है। सिंस एनी डीएसेलरेटेड चार्ज इमिट्स द एनर्जी, क्योंकि ये चार्ज जो है डीएसेलरेट हुआ, ठीक है, तो इसकी वजह से ये क्या करता है, एनर्जी को इमिट करवाता है। द कंटिन्यूअस रेडिएशन इज नोन एज वाइट रेडिएशन एज इट इज मेड अप ऑफ रेज ऑफ मैनी वेवलेंथ्स लाइक वाइट लाइट। तो ये क्या है, जो ये कंटिन्यूस रेडिएशन हमारी होती है, इसकी वजह से वाइट कलर की लाइंस हमें देखने के लिए मिलती हैं, वाइट कलर की रेज देखने के लिए मिलती हैं, जो कि वाइट लाइट की वजह से प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है? और इनकी अलग अलग वेवलेंथ्स भी होती हैं, ठीक है? और ये क्या करवाती हैं, इमिट करवाती हैं एनर्जी को। देन इन्होंने इसको जो है न्यूमेरिकली शो किया गया है, h इंटू न्यू मैक्स इज इक्वल टू ई इंटू वी नॉट, ठीक है? देन जो हमारा न्यू मैक्स है उसको पहले तो न्यू होता है हमारी फ्रिक्वेंसी के लिए, सी होता है हमारा स्पीड ऑफ लाइट और लैम्डा होता है हमारा वेवलेंथ, ठीक है? अब हमें ये पता है कि अगर म्यू मैक्स होगा यानी कि फ्रिक्वेंसी मैक्सिमम कब होगी, जब जो है हमारी वेवलेंथ मिनिमम होगी, या हम कह सकते हैं जो फ्रिक्वेंसी मैक्सिमम तब होगी जब वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी वेवलेंथ मैक्सिमम, सॉरी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी वेवलेंथ मैक्सिमम के, या जब हमारी फ्रिक्वेंसी मैक्सिमम तब होगी जब हमारी वेवलेंथ मिनिमम होगी, मिनिमम, ठीक है? अब जो ये वाला हमारा स्टेटमेंट है, ये और ये सेम बात नहीं है कि जो हमारी फ्रिक्वेंसी है वो मैक्सिमम तब होगी जब हमारी वेवलेंथ मिनिमम होगी, या हमारी फ्रिक्वेंसी तब मैक्सिमम होगी जब वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी वेवलेंथ मैक्सिमम के, ठीक है? तो यहाँ से इन्होंने क्या किया है, न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा कर लिया। अब हमें यहाँ से पता चल गया कि जो वेवलेंथ हाँ, हमें यहाँ से पता चल गया कि जो हमारी वेवलेंथ है वो तब मैक्सिमम होगी जब हमारी जो है हमारी फ्रिक्वेंसी तब मैक्सिमम होगी जब हमारी वेवलेंथ मिनिमम होगी। तो इन्होंने क्या किया यहाँ पर,
तो यहाँ पर इन्होंने C अपॉन लैम्डा के साथ लैम्डा मिनिमम जो है चूज कर लिया, यानी कि वेवलेंथ मिनिमम को चूज कर लिया। तो यहाँ पर ये क्या आ गया, एच जो है हमारा ब्लैंक्स कांस्टेंट है, उसके साथ में C अपॉन लैम्डा मिनिमम आ गया, और इस साइड में क्या चल रहा था हमारा ऑलरेडी EV0 चल रहा था, जहाँ पर E है हमारा चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन और V0 है हमारी पोटेंशियल हमारी वोल्टेज। ठीक है, तो यहाँ से क्या हुआ, इंटरचेंज कर दी हमने साइड्स, तो EV0 आ गया हमारा यहाँ और लैम्डा मिनिमम चला गया यहाँ। ठीक है, तो लैम्डा मिनिमम में यहाँ पर सारी वैल्यूज़ को पुट किया गया, प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू को और स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू को। ठीक है, तो यहाँ से इसका जो आंसर है वो आया है HC अपॉन E 12.42 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। ठीक है, तो आपने ये थोड़ा मैथमेटिकली कैलकुलेट कर लेना है, अदरवाइज मैं यहाँ पर कोई स्क्रीनशॉट वगैरह लगा दूंगी जहाँ पर ये सॉल्व होगा फुली। ठीक है, अब हम देखते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे। कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे में क्या होता है, ये हमारे पास कोई फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये हमारे पास एक कोई एटम होता है। ठीक है, इसमें क्या है, एक फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन बाहर से आकर हिट करता है यहाँ पर। ठीक है, ये जब हिट करता है तो क्या है, ये इलेक्ट्रॉन को स्लो डाउन करवा देता है, जो हमारा एक्चुअल वहाँ पर ये जब हिट करता है तो क्या है, हमारे जो इंटरनली पहले से इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उस बैंड में, वो क्या होते हैं, स्लो डाउन करवा देते हैं उसको, ये बाहर से जो आया था उसको, और ये ऐसे करके इधर से फास्ट मूविंग वाला आकर हिट किया, हिट करके क्या हुआ, स्लो डाउन हो गया, बिकॉज अंदर तो बहुत सारी एनर्जी थी, इसलिए वो क्या हुआ, बाहर निकल गया स्लो डाउन होकर, यहाँ से आया, यहाँ से बाहर चला गया, और इस हिटिंग एंड बाहर जाने की सारे इफेक्ट की वजह से क्या हुआ, वहाँ पर एक्स रेज इमिट हुई। ठीक है, एक्स रेज इमिट हुई इस तरीके से, जिसकी एनर्जी है एच न्यू। ठीक है, दिस इज पिक्चर ऑफ कंटिन्यूस एक्सरे। कंटिन्यूस एक्सरे में क्या होता है, एक्सटर्नली एक फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन जो है वो एटम के अंदर कहीं भी जाकर हिट करता है, उसकी हिटिंग की वजह से जो ऑलरेडी उस एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या करते हैं, उसके साथ मतलब एक तरीके से लड़ाई करते हैं, उसको हिट, जब वो आकर हिट करता है तो वो आपस में एक दूसरे में इंटरेक्शन होता है, इंटरेक्शन की वजह से क्या है, जो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन है जितनी फास्टली अंदर आता है उतनी जल्दी बाहर निकल जाता है, और इस हिटिंग एंड ऑल दिस की वजह से क्या होता है, हमारे पास एनर्जी रिलीज होती है, जो कि है एक्सरेज की फॉर्म में एनर्जी रिलीज हो रही है, दैट टू कंटिन्यूस एक्सरे, जिसको कि एच न्यू से रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। व्हेन वोल्टेज ऑन एन एक्सरे ट्यूब इज रेज्ड अबव द सर्टेन वैल्यू, जब है, हाँ अब ये जो, चलो एक बार देख लेते हैं लिखा क्या हुआ। जब वोल्टेज इंक्रीज करवा देते हैं हम किसी एक्सरे ट्यूब में, तो क्या होता है, किसी सर्टेन वैल्यू से, देन characteristic of a target matter sharp intensity maxima appears at certain wavelength on continuous spectrum. Since they are so narrow and since their wavelengths are characteristic of target matter used, they are called characteristics X-ray spectrum. जो मैंने आपको समझाया वो था हमारा जो सारा सर्किट बना है। ठीक है, ये है कि हमने इसको कैसे करेक्टराइज किया। जब हम क्या करवाते हैं, जब हम वोल्टेज को एक्सरे ट्यूब से रेज करवाते हैं किसी सर्टेन वैल्यू तक, मतलब कि कोई वैल्यू हमने सोची हुई है वहाँ तक इसको रेज करवाते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ टारगेट मैटर शार्प इंटेंसिटी मैक्सिमा अपीयर्स, तो वहाँ पर क्या है कि मैक्सिमा बनता है, मैक्सिमा मिनिमा आपने पढ़ा होगा, शार्प इंटेंसिटी का मैक्सिमा बनता है एट सर्टेन वेवलेंथ, जो कि वेवलेंथ वो भी सर्टेन है, पहले से पता है, किसी कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम पे। सिंस दे आर सो नैरो, क्योंकि ये वाली जो हमारी वेवलेंथ बन रही है बहुत ज़्यादा नैरो होती है। ठीक है, छोटी होती है, मतलब ऐसे कंजेस्टेड होती है, एंड सिंस देयर वेवलेंथ्स आर करेक्टरिस्टिक ऑफ टारगेट मेटल, ये जो वेवलेंथ होती है ये करेक्टरिस्टिक होती है टारगेट मेटल की, तो हम इनको करेक्टरिस्टिक्स एक्सरे स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है, These lines fall into several sets referred to as KLMN, ये अलग अलग सेट्स में चली जाती हैं जैसे कि KLM, in order of increasing wavelength,
और इनका ऑर्डर होता है इंक्रीजिंग वेवलेंथ का। ऑल द लाइंस टुगेदर फॉर्म द कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम ऑफ एन मेटल। और ये क्या करती हैं, कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम बनाती हैं। ये देखिए, ये है हमारे पास अलग अलग एनर्जी लेवल्स, के लेवल, एल लेवल, ठीक है, एम लेवल एंड एन लेवल, ठीक है। और ये साथ में क्या है, दिखाया गया है कि कैसे कैसे जो है एक एटम है उसके अराउंड जो है इलेक्ट्रॉन्स बने हुए हैं, एंड उसके ऊपर कैसे हम अलग अलग जो है हमारी करेक्टरिस्टिक एक्स रे हैं वो आकर कैसे हिट करवा रही हैं, जैसे कि के अल्फ़ा, के बीटा, के लैम्डा, एल अल्फ़ा, एल बीटा, ठीक है, एम अल्फ़ा, ठीक है। और उसका ही एनर्जी का स्पेक्ट्रम बना हुआ है। जो एनर्जी एल शेल से आ रही है वो के तक आकर के अल्फ़ा हो रही है। जो एनर्जी एम शेल से आ रही है, जो एनर्जी हमारे पास एल शेल से आ रही है, के अल उसे हम के अल्फ़ा नाम दे रहे हैं, ठीक है। जो एनर्जी हमारे पास एम शेल से आ रही है उसे हम के बीटा नाम दे रहे हैं। जो एनर्जी हमारे पास एन शेल से आ रही है उसे हम के गामा नाम दे रहे हैं। देन हमारे पास जो एनर्जी एम शेल से एल शेल तक आ रही है उसे हम एल अल्फा नाम दे रहे हैं। जो एनर्जी हमारे पास एन शेल से एल शेल तक आ रही है उसे हम एल बीटा नाम दे रहे हैं। देन जो एनर्जी हमारे पास एन शेल से एम तक आ रही है उसे हम एम अल्फा नाम दे रहे हैं, ठीक है। यानी कि जिस वाले पर स्ट्राइक कर रही है उसका नाम पहले आ रहा है एम, देन अल्फा, ठीक है। इस टाइप से इसका जो है हमने रिप्रेजेंटेशन दिखा दिया। उसके बाद में है हमारे पास ब्रैग्स लॉ एंड एक्सरे डिफ्रैक्शन। ये टॉपिक जो है इतना लेंदी नहीं है, ठीक है, ये टॉपिक भी ठीक ठीक है, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही। होप यू गाइस लाइक द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।